तो सबसे पहले दोस्तों बाजार के हाल की बात करें तो अभी के समय के हाल बाजार के काफ़ी खराब हो चुके हैं। पॉवेल जी के कमेंट के बाद से जो सेंटीमेंट बाजार के पॉजिटिव हुआ करते थे वो सेंटीमेंट अभी बाजार के नेगेटिव हो चुके हैं। साथ में कुछ ब्रोकर्स की बात करें या मैक्सिमम ब्रोकर्स की बात करें तो मैक्सिमम ब्रोकर्स की तरफ से निफ्टी के टारगेट काफ़ी नीचे के दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं BOF सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इनको बाजार के अंदर अभी बहुत ज़्यादा करेक्शंस लग रहे हैं और टारगेट इन्होंने रिवाइज कर दिए यानी चेंज कर दिए। लेकिन चेंज करने के बाद भी ईयर एंड के टारगेट है यानी साल के अंत तक निफ्टी इनके अकॉर्डिंग 15,600 का लेवल हमको दिखा सकता है। तो रिवाइज करने से पहले के टारगेट इनके काफ़ी वीक थे। 14,500 के टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अभी चेंज होकर बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस लेवल से बहुत ही बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन इनके द्वारा की जा रही है। और उसके पीछे का रीज़न है रिसेशन का फियर। पॉवेल जी की कमेंट्री के अंदर बिल्कुल साफ साफ सुनने को मिला है कि पॉवेल जी का कहना है कि रिसेशन आगे हो सकता है आ जाए, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। ग्रोथ चाहे कुछ समय तक नहीं मिले चलेगा, बट हमको जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2% तक लेकर जाना है। तो 9% से सीधा 2% टारगेट इन्होंने सेट किया है, जिसकी वजह से अभी तो रेट हाइक होगी, लेकिन उसके बाद के कुछ महीनों की बात करें जहाँ पर बाजार एक्सपेक्ट करा था कि इन्फ्लेशन कम होने की वजह से रेट हाइक कम हो सकती है, बट वैसा नहीं होगा। इन्फ्लेशन कम होने के बावजूद भी पॉवेल जी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम रेट को हाइक करना कम नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली अगले कुछ महीनों तक हम रेट्स को बढ़ाते रहेंगे। तो इसी वजह से बाजार के अंदर उस तरह की पोजीशन बनाई जा रही है और कंटिन्यूसली बिकवाली हमको बाजार में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको पता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है तो आपको बिल्कुल कंटिन्यू करना है, क्योंकि बाजार आप देखिए ऐसे करेक्शंस ऐसे गिरावटें काफ़ी बार आती है, बट लॉन्ग टर्म में बाजार ऊपर ही जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन आप देख सकते हैं और आपको बिल्कुल कंटिन्यू करना है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। रेसिस्टेंस के आसपास के लेवल सभी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप चाहे तो अपने प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि हमको हमारे पोर्टफोलियो को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हमको हमारे पोर्टफोलियो को बनाना है ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी ग्रोथ हमको मिल पाए। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको सबसे पहले कोर इन्वेस्टमेंट करना है, अपने कोर सेक्टर्स डिसाइड करने की कौन कौन से सेक्टर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले कोर सेक्टर की बात करें तो कंजप्शन सेक्टर है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, यानी मैक्सिमम कंपनीज आपके पास में कंजप्शन की होनी चाहिए। उसके बाद में अगले सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स आपके पास में होने चाहिए, या इसको हम बी को अगर हम हटा भी दें तो इसकी जगह हम फाइनेंशियल्स को नोट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर और फाइनेंशियल्स आपके पास में होनी चाहिए। ये इंडियन सेक्टर है, टोटल इंडिया के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसके बाद में हम दूसरे सेक्टर्स की तरफ जाते हैं जो डॉलर वैल्यू का फ़ायदा देंगे या एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स हो गए। तो IT सेक्टर हमारे पास में होना ही चाहिए, क्योंकि IT सेक्टर्स के अपने अलग फ़ायदे हैं, अपने अलग नुकसान भी है, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए, चाहे तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। IT के बाद में हमारे पास में केमिकल कंपनीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी भी एक्सपोर्ट करती है ITs की तरह, और IT कंपनीज़ की तरह इनको भी डॉलर वैल्यू का फ़ायदा मिलता है। तो ये 4 कोर सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उसके बाद में फिर आप थीमेटिक्स में जा सकते हैं, आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो फिर जो थीमेटिक सेक्टर्स होते हैं, EV हो गया, या फिर एक तरह से ग्रीन एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पावर सेक्टर हो गया, इथेनॉल हो गया, या फिर टेक्सटाइल हो गया, PLI स्कीम हो गई, या कुछ भी ऐसे सेक्टर्स हो गए, बिल्कुल आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये 4 सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो में कोर बन के रहने चाहिए। अब इसके पीछे का रीज़न हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर ये निफ्टी कंजप्शन का चार्ट है, कंजप्शन का चार्ट है, और इसमें बीच बीच में गिरावट होती है। ऑब्वियस सी बात है बाजार गिरेगा तो ये भी टूटेगा। तो इसमें गिरावट के प्रतिशत को सबसे पहले हम देखते हैं। 2008 में जब इस इंडेक्स में गिरावट हुई थी तो 60% के आसपास ही टूटा था। उसके बाद में दोबारा गिरावट होती है। अब जैसे आप ये लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं आपको लगेगा नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी गिरावट इनमें हुई है। तो प्रतिशत को नाप कर मेज़र करके मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि ये 22% यहाँ पर टूटा था। उसके बाद में 17% का फॉल होता है, कोविड में 25% का फॉल होता है, और अभी 15% के साथ में निफ्टी कंजप्शन का इंडेक्स टूटा था। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सभी प्रकार के जो इंडेक्स है, सभी प्रकार के जो सेक्टर्स है, उसमें सबसे कम गिरावट इसी सेक्टर में होती है। तो इसीलिए ये सेक्टर आपके पास में होना चाहिए। कंजप्शन है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कंजप्शन में किस प्रकार की कंपनीज होती है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो ये कंजप्शन की कंपनीज़ है। कंजप्शन की कंपनीज़ आप इजीली अवेलेबल है आप सभी के लिए। गूगल पे आप लिख सकते हैं निफ्टी कंजप्शन, और उसके आगे आप NSE लिख देना और आपको ये डेटा मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको काफ़ी सारी कंजप्शन कंपनीज़ मिल जाएगी। तो पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं, या फिर हम पहली कंपनी को डिस्कस ना करके सबको एक साथ छोटे में कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा ऐसे। टाइटन है इसके अंदर, टाटा पावर है, तो इसको मैं थीमेटिक में लेता हूँ, कंजप्शन में नहीं लेता हूँ। ट्रेंट है, कंजप्शन है, डीमार्ट है, वोल्टास है। अडानी की कंपनी इसमें पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्की वाले ही करें, और जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो दूर है इससे। M&M है, जुबिलेंट फूड है, मतलब देख लीजिए आप इसमें शॉर्ट में आप इनको देख लीजिए किस प्रकार की कंपनीज आती है कंजप्शन में। और ये सारी कंपनीज जिसमें FMCG कंपनीज भी शामिल हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं जो डेली लाइफ यूज़ वाली कंपनीज भी शामिल है। पेंट्स कंपनीज़ है, एशियन पेंट्स का नाम भी आपको इसमें दिखाई दे जाएगा, ये भी इसमें शामिल है। और थोड़ा सा नीचे चल के देखें तो Naukri.com भी आपको इसमें दिखाई देगी। एयरटेल जो हमारी सिम है, जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं। अब कंज्यूम का ये मतलब नहीं कि हम खाते ही उसको,
कंज्यूम का मतलब ये भी है कि हमको उसको यूज़ करते हैं। जैसे वीडियो आप सुन रहे देख रहे तो वीडियो को आप कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा को आप कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो भी कंपनीज होती है दोस्तों वो कंजप्शन सेक्टर से बिलोंग करती है। कंजप्शन में एक और प्यारा सेक्टर हम इंक्लूड कर सकते हैं एफएमसीजी। ऑब्वियस बात है कंजप्शन है तो इसमें भी काफ़ी सारी कमाल की कंपनीज आपको मिल जाएगी जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के मौके देखने हैं। जो अभी के लिए सबसे कमाल की कंपनी जिसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ है वो है वीबीएल। और अभी ग्रोथ है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी समय से डिस्कस कर रहा हूँ जब इसमें अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन अभी ग्रोथ आप इसमें देख सकते हैं। तो प्रॉफिट की ग्रोथ के ऊपर फोकस करिए। पेप्सी का ब्रांड काफ़ी कमाल का है, इस कंपनी को बहुत सारे और भी चीज़ें मिलने वाली, कुरकुरे के अंदर तो एंटर हो चुका है और भी पेप्सी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसमें आ सकती है। टाटा कंज्यूमर है, ये भी बहुत कमाल की कंपनी है। तो इस प्रकार की कंपनीज आपके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर कोर कंपनीज बन के रहनी चाहिए। तो आपने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करके चल दिया कंजप्शन के अंदर। फिर आती बारी फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल्स में निफ्टी फाइनेंशियल का चार्ट पुराना नहीं है तो बैंक का चार्ट हम देख रहे हैं तो 70% की गिरावट होती है। चलो 2008 को तो हम छोड़ देते हैं, बहुत सारी कंपनीज बहुत पिटी है। 8 वाली स्थिति अब मुझे लगता है कि आने के चांसेस ना के बराबर है। बिल्कुल डिनाई तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ना के बराबर क्यों है? क्योंकि वो सारी स्थिति को लेकर बाजार बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुका है। सरकार बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुकी है कि ऐसा कुछ भी कांड आगे चल के ना हो। तो ये स्थिति बहुत ही कम चांस है कि देखने को मिल जाए। कोविड आ गया या कुछ एस्ट्रोनॉट गिर गया या कुछ ऐसा अलग ही हो गया तो उसकी बात अलग है। बाकी इस तरह की सिचुएशन मुझे लगता नहीं है कि आगे चल के देखने को कभी मिलेगी। तो उसके बाद में क्या होता है, बैंकिंग कंपनीज़ के अंदर या फाइनेंशियल कंपनीज़ के अंदर 40% का फॉल होता है, 37% का। कोविड के अंदर ये 50% टूटा था, उसके बाद में अभी तो ये अच्छा खासा रिकवर हो चुका है। तो फाइनेंशियल कंपनीज़ के भी अपने फ़ायदे जो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। फाइनेंशियल कंपनीज़ कैसी होती है, कौन कौन सी होती है, ये आपके सामने है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो भी कंपनीज़ है जिसके अंदर बजाज फाइनेंस का नाम दिखाई देता है। सबसे बेस्ट इस सेक्टर में, सेगमेंट के अंदर बजाज फाइनेंस है, इसके अलावा कोई नहीं है। सबसे बेस्ट की बात करूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनमें ग्रोथ है। फिनसर्व अच्छा है। इसके बाद में अगर हम बैंक्स को छोड़ दें क्यों, बैंक्स भी अच्छे हैं बट उसमें ग्रोथ थोड़ी सी कम है। एसबीआई कार्ड्स भी काफ़ी अच्छा है। और इस प्रकार की जो भी काफ़ी सारी कंपनीज़ है फाइनेंशियल्स के अंदर, आप चाहे तो अपनी इंश्योरेंस की कंपनीज़ को भी इंक्लूड करके चल सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को भी आप चाहे तो इसमें इंक्लूड करके चल सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करना है। फिर हमको इसमें देखना भी है कि किस कंपनी का मार्केट शेयर कंटिन्यूसली जा रहा है, किस कंपनी में ग्रोथ कम है। जैसे HDFC एसेट मैनेजमेंट को काफ़ी पहले से डिस्कस करें, जब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर बात कर रहे थे कि इसको खरीदो, वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि इसका मार्केट शेयर दोस्त कंटिन्यूसली जा रहा है तो वहाँ पे ग्रोथ कैसे मिलेगी, नहीं मिल सकती है। तो वो ग्रोथ इसमें नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर इन्वेस्टमेंट करना है। तो फाइनेंशियल्स आपके पास में होने चाहिए। और इनमें से कौन कौन सी कंपनीज आपके पास में चाहे तो आप नीचे कॉमेंट के अंदर मैंशन कर सकते हैं। बैंक्स भी आप बिल्कुल रख सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनीज है बैंक्स। लेकिन मान लो किसी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही बहुत छोटा है, 1 लाख रुपये से इन्वेस्टमेंट आप करो तो बजाज फाइनेंस इनफ है, क्योंकि आपको उसमें ग्रोथ ज़्यादा चाहिए। किसी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है तो बिल्कुल आप बैंक्स को रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो फाइनेंशियल्स आपके पास में हो गया। उसके बाद में IT सेक्टर की बात करते हो तो निफ्टी IT का इंडेक्स आपके सामने 70%, ये भी गिरा था। 34%, 30%, 35% के साथ में ये गिर चुका है। अब अच्छी बात IT में क्या है, जैसे हमने कंजप्शन करेगा, कंजप्शन का चार्ट एक बार आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लेना। चार्ट के अंदर आपको इस तरह की स्टेबिलिटी दिखाई देगी। और बैंकिंग फाइनेंशियल के अंदर थोड़ी सी गिरावट है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हलचल होती है। तो हलचल वाली कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा यह है कि इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को आप सस्ते में खरीद सकते हैं। कंजप्शन को सस्ते में खरीद नहीं पाओगे मैक्सिमम टाइम, क्योंकि कंजप्शन की कंपनीज़ आपने देखा है बहुत महंगी होती है। एशियन पेंट्स की बात करें या VBL की बात करें, टाइटन की बात करें, ऑल टाइम हाई के आसपास परफॉर्म करें। तो बाजार जब गिरेगा तो छोटा मोटा चांस मिलेगा, वहाँ पे दबोचना है। उसके बाद में अगर आपको और मौके देखने हैं तो IT में मौके मिलेगा आपको, क्योंकि IT कंपनीज अभी पिटी हुई है। अब देखिए IT में तेज़ी भी होती है, ऐसा नहीं कि तेज़ी कम होती है। तेज़ी यहाँ पे बहुत सॉलिड थी, उसके बाद में काफ़ी लोग खरीदे गए, उसके बाद में अच्छी तेज़ी यहाँ पे आती है, उसके बाद में ये तूफानी तेज़ी दिखाई दी है। तो क्या आपको लग रहा है कि IT सेक्टर बर्बाद हो चुका है? नहीं। इसके बाद में जब भागेगा, जब काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे बट टॉप पर खरीदेंगे, तो आप चाहे तो अभी इनमें गिरावट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अच्छी खासी गिरावट इसमें अवेलेबल है। अब IT में कौन कौन सी कंपनीज होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल है बस इसमें, ऐसा नहीं कि इसके अलावा कोई IT कंपनीज अच्छी है नहीं। टाटा एलेक्सी इसके अंदर नहीं है, लेकिन वो भी काफ़ी कमाल की कंपनी है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि IT में कैसी कैसी कंपनीज होती है। अब जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ 1 या 2 माइंट्री इसके अंदर है। येस, तो 2 कंपनी के अंदर है, LTI माइंट्री के अंदर है, LTTS के अंदर है। और ये जो बाकी कंपनीज आप देख रहे हैं, कोफोर्ज है, इसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। तो 4 कंपनीज के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। बाकी सभी कंपनीज के अंदर ग्रोथ कम है बट रिस्क भी कम है। तो बड़े इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आपको लार्ज कैप कंपनीज तो रखनी है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगिनर हो, आपके रिस्क मतलब आप ले सकते हो, अप्स एंड डाउन्स में कोई चिंता आपको नहीं है। तो ऑब्वियस बात है आपको इस तरह की जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज है वो रखनी चाहिए। LTI रख सकते हैं, LTTS आप रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। LTI के साथ में LTTS, क्योंकि एक सर्विस ID कंपनी, एक प्रोडक्ट ID कंपनी है। माइंट्री आप रख सकते हैं, कोफोर्ज आप रख सकते हैं। इसमें से चाहे तो 2 कंपनीज आप चूज़ कर सकते हैं। LTTS के साथ में या तो आप LTI रख लो, या LTTS के साथ में माइंट्री रख लो, या फिर कोफोर्ज रख लो, या LTTS के साथ में आप टाटा एलेक्सी रख सकते हो। LTTS के साथ में आप
और भी काफ़ी सारी IT कंपनीज़ है जो इस लिस्ट में नहीं है, वो भी आप चाहे तो रख सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड पे, जिसके अंदर हमको दिखता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर केमिकल कहाँ गया। केमिकल का दोस्तों कोई इंडेक्स नहीं है अलग से, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करें। बाकी केमिकल कंपनीज़ को हम टाइम टू टाइम कवर करते रहते हैं। SRF है, बहुत अच्छी कंपनी, दिग्गज में जाना है। पिडिलाइट है, SRF है, जिनका मार्केट कैप टॉप 2 के अंदर आता है। ये 2 बड़ी कंपनीज आप रख सकते हैं कम रिस्क के लिए। फिर अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज़ है। ग्रीन साइंस है जो ग्रीन एनर्जी के अंदर, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर क्लीन साइंस मार्केट के लीडर है। फाइन ऑर्गेनिक्स से जो ओलियो केमिकल में मार्केट का लीडर है। दीपक है जो भी लीडर है। विनाती है वो भी लीडर है। एथर है वो भी अच्छा कर रहा है। और बहुत सारी कंपनीज़ है छोटी मोटी जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी। कुछ कंपनीज़ के नाम मैंने मिस कर दिए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब यहाँ पर आप देखिए आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के चेंजेस आएंगे। एक चीज़ आपको बताया कि आपके पोर्टफोलियो में 100% सारी की सारी कंपनीज़ कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। कुछ कंपनीज़ ऊपर होगी, कुछ नीचे होगी, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज़ आपकी ऊपर जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सिंपल सी 3 सेक्टर्स को लिया है। 3 सेक्टर्स की एक एक कंपनी रख ली यहाँ पे। अब VBL की जगह कुछ भी रख सकते हैं, डीमार्ट रख सकते हैं, या कोई भी और कंपनी, एशियन पेंट्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट मैं आपको। तो 3 सेक्टर्स कैसे बिहेव करेंगे। अब जैसे आप देखिए बजाज फाइनेंस की बात करें तो अभी ये नीचे से ऊपर आ चुका है काफ़ी हद तक। VBL की बात करें बहुत ही ऊपर चल रहा है। और अगर हम IT की बात करें तो ये अभी नीचे है। केमिकल कंपनीज़ अगर आप रखते हैं तो वो भी अच्छा खासा परफॉर्म करिए। कुछ कंपनीज़ है जो थोड़ा सा वीक करिए, कुछ कंपनीज़ अच्छा खासा परफॉर्म करिए। एक ही कंपनी तो रखनी नहीं है आपको, कुछ मल्टीपल कंपनीज़ आप रख सकते हैं सेक्टर्स के अंदर। बट एक सेक्टर की ज़्यादा मत रखिएगा। जैसे मान लो आपने केमिकल की बहुत सारी कंपनी रख ली, तो केमिकल के साथ में IT भी रख लिया। मतलब इस तरह से आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठा के चलना है, अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके चलना है, जो कि हम पोर्टफोलियो रिव्यूज़ में डिस्कस करते रहते हैं। अब होगा क्या कि कभी कभी आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पर आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक IT ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और फाइनेंशियल्स और कंजप्शन ने बहुत मतलब डिसेंट परफॉर्म किया। उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक की ग्रोथ आप देखिए, IT पिट रहा था लेकिन कंजप्शन और फाइनेंशियल बहुत बुरी तरह से भाग रहे थे। तो आपके पोर्टफोलियो को एक तरह से मैनेज कर रहे थे। और जो पिट रहा था उस समय आपने जिसमें वेटेज बढ़ा दिया, जैसे पहले पिट रहा था ये IT, यहाँ पर आप देखिए तो IT में आपने खरीदारी की, तो बाद में आपको IT का यहाँ पे फ़ायदा मिला ऊपर जाने के बाद में। उसके बाद में क्या हुआ था, कोविड की बात करते हैं। कोविड के अंदर कौन सबसे ज़्यादा पिटा, फाइनेंशियल पिटा। तो जो ज़्यादा पिटा वहाँ पे आपने उसमें पैसा लगा दिया। उसके बाद में आपने फाइनेंस में ग्रोथ पाई। और यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं जब IT बहुत बुरी तरह से भाग रहा था, जब फाइनेंशियल्स बहुत बुरी तरह से भाग रहा था, जब VBL के अंदर कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे, यहाँ पर वो कंसोलिडेट कर रहा था। VBL की बात नहीं कर रहा हूँ, XYZ जो भी कंजप्शन की कंपनी उस समय जब नहीं चल रही थी तब आपने उसमें खरीदारी की होगी। फाइन ऑर्गेनिक्स उस समय नहीं चल रहा था, बहुत सारी कंपनीज उस समय केमिकल कंपनीज में नहीं चल रही थी, उस समय आपने उस कंपनीज में खरीदारी की होगी, तो उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे हो रहा है। अभी कौन पिटा हुआ है, अभी IT पिटा हुआ है। तो जो पिटे हुए सेक्टर से इनमें से उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिए, वेटेज को बढ़ाइए, और जो भाग चुके हैं वहाँ पे लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करिए, और शॉर्ट टर्म वाले वैसे भी आप चाहे तो अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना। अगर आपको तरीका पसंद आया तो चाहे तो आप नीचे कमेंट के अंदर यस लिख सकते हैं कि यस सर, हमको कुछ ना कुछ समझ में आ चुका है इसमें।